अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज 25 नवंबर 2021 के दिन शाम अफसानचा की तीसरी ऑनलाइन नशस्त में आपका इस्तकबाल है। इस नशस्त का इनेकाद माहनामा अल्फाज हिंद कामती और कुल हिंद अफसाने नगार फोरम की जानिब से किया गया है। ये एक सिलसिला है जिसका मकसद अफसानचों की तरोीज व इशाअत है। इस सिलसिले के पस पश्त अनवर मिर्जा साहब और रेहान कौसर साहब की कोशिशें कारफरमा है। अनवर मिर्जा साहब कुल हिंद अफसाना निगार फोरम के बानी हैं और रेहान कौसर साहब माहनामा अल्फाज हिंद के मुदीर हैं। बुनियादें मजबूत हों तो उन पर पायदार इमारतें खड़ी की जा सकती हैं। नाज़रीन सामीन, मुझे कह लेने दीजिए कि अनवर मिर्जा साहब और रेहान कौसर साहब की रखी हुई मजबूत बुनियादों पर शाम अफसानचा की पायदार इमारत खड़ी हो रही है और हम उससे बुलंद होता हुआ देख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, रेहान कौसर साहब इस प्रोग्राम को तकनीकी तौर पर कंट्रोल करते हैं, लाइव एडिटिंग करते हैं और बैक वक्त फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं। प्रोग्राम हस्बे साबिक और हस्बे दस्तूर है। 2 राउंड होंगे। हर राउंड में अफसाने निगार अपना एक एक अफसानचा सुनाएंगे। दोनों राउंड में तबसरे का दौर चलेगा। आखिर में अनवर मिर्जा साहब के अज़ार तशक्कुर के साथ नशस्त पाया तकमील तक पहुंचेगी। इस नशस्त की सदारत फरमा रहे हैं जनाब तनवीर अहमद साहब तमापुरी। आपका ताल्लुक गुलबर्गा कर्नाटक से है। फिलहाल 25 बरसों से रियाज सऊदी अरब में मैं एयाल मुकीम है और वहाँ के एक मशहूर अस्पताल में बहैसियत परचेज अफसर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैदान अदब में काफ़ी फ़आल है। आपके अफसानों का मजमूआ ज़मीन से बिछुड़े लोग हाल ही में मंजर आम पर आया है। नाज़रीन साइमीन, आइए अफसानचा सुनने का सिलसिला शुरू करते हैं। आज के अफसाना निगार हैं जनाब मोहम्मद नजीब पाशा, मोहतरमा शेख ताहिरा अब्दुल शकूर और मोहतरमा फरखुंदा ज़मीर। अफसानचे भी इस तरतीब से पेश किए जाएंगे। हमारे दरमियान मोहम्मद नजीब पाशा साहब मौजूद हैं। आपका ताल्लुक कोलकाता मगरबी बंगाल से है। आप एक मसरूफ ताजिर हैं, अदब से गहरा लगाव रखते हैं। अखबारात और रसाइल में अक्सर तख्लीक़ात शाया होती रहती हैं। ऑल इंडिया कहानी मुकाबले में 2 बार इनाम हासिल कर चुके हैं। आइए अब नजीब पाशा साहब से आपका अफसानचा सुनते हैं। जी नजीब पाशा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इस ऑनलाइन प्रोग्राम में पहली बार शरीक हुआ हूँ। ये मोहतरम अनवर मिर्ज़ा साहब की मेहरबानी है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और ये हम कौसर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो टेक्निकी तौर पर इसे बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। मैं अपना वक्त मज़ीद वक्त नहीं करके आप में डायरेक्ट अपनी कहानी की तरफ आता हूँ। जी नजीब साहब। जी, मेरा पहला अफसानचा क्रिमिनल माइंड के उन्वान से है। ये अफसानचा यूं शुरू होती है ये अफसानचा यूं शुरू होता है। उसका नाम रिजवान था, लेकिन लोगों के दरमियान बाबा के नाम से मशहूर था। चोरी छुपे लोगों को सरहद पार करवाना उसका पेशा था। आज भी रात के पिछले पहर 4 साए सरहद पार करके मुल्क के अंदर दाखिल हो रहे थे। ये लोग कौन थे पता नहीं, शायद बाबा जानता था, क्योंकि इन लोगों के साथ वो भी इस सुनसान इलाके में बनी झोपड़ी में दाखिल हो गया था। तकरीबन 1 घंटे के बाद अचानक इस झोपड़ी के अंदर से गोलियां चलने की आवाजें आई और फिर पूरा इलाका तारीकी में डूब गया। झोपड़ी के अंदर से बाबा की आवाज आ रही थी,
साले 15 अगस्त के दिन आपको मारने आए थे। इनमें से एक तो ये भी कह रहा था कि आप बड़े देशभक्त हैं। बाबा मोबाइल पर अपने सीएम दोस्त से बात कर रहा था। दूसरी तरफ से एक जोरदार कह की आवाज आई और रिटायर्ड फौजी रिजवान उर्फ बाबा भी हंस पड़ा। दूसरा अफसानचा यूं है। दूसरा अफसानचा दूसरे राउंड में होगा जी, पहले राउंड में एक अफसानचा। जी, तो शुक्रिया जी, नजीब पाशा साहब। दूसरा अफसानचा दूसरे राउंड में। अच्छी बात है। अब मैं दावत दे रहा हूँ शेख ताहिरा अब्दुल शकूर साहिबा को। आपका ताल्लुक पुणे महाराष्ट्र से है। आप दरस तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं। एक तवील अरसे से लिख रही हैं मुतअद्दिद दीनी किताबें, बच्चों के लिए कई किताबें, नावल अफसानों का मजमूआ मंजर आम पर आ चुका है। आप मुतअद्दिद एजाज़ात और इनामात से नवाजी जा चुकी हैं। आइए सुनते हैं शेख ताहिरा अब्दुल शकूर साहिबा को। जी, अस्सलाम वालेकुम सामाइन। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज आपको अपना अफसानचा फैसला सुनाती हूँ। प्रकाश की रातों की नींद उड़ गई थी जब से उसकी बीवी शांति ने मुखालिफ पार्टी में जाने का ऐलान किया था। वो अपने घर को सियासी हथकंडों से दूर रखने के हक में था। एक दिन बीवी के हाथों से बनाई शाम की चाय से लुत्फ अंदोज होते हुए कहने लगा, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने मुखालिफ पार्टी में शामिल होने का इरादा किया। हमारे घर के सुकून के लिए ठीक नहीं। शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, घर की बेहतरी के लिए ही ये फैसला किया है। आजकल मुल्क के जो हालात है और इन हालात में किसी एक पर भरोसा करना यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। कब अवाम की अकल ठिकाने पर आए कुछ कह नहीं सकते। खत्म। शुक्रिया। बहुत खूब। ये थी ताहिरा अब्दुल शकूर साहिबा। अब मैं दावत दे रहा हूँ फरखंदा जमीर साहिबा को। आपका ताल्लुक अजमेर शरीफ राजस्थान से है। दरस तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं। तवील अरसे से अफसानों और अदब अतफाल में तबाह आजमाई कर रही हैं। आपके अफसाने मकबूल जरायद में शाये होते रहे हैं। आपके 2 अफसानवी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। आइए अब फरखंदा जमीर साहिबा से अफसानचा सुनते हैं। फरखंदा जमीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। रेहान कौसर साहब, नजीब पाशा साहब, मोहतरमा ताहिरा शकूर साहिबा। मेरे अफसानचे का उन्वान है रश्क। रिचा ने अपनी काम वाली रफीका से कल की छुट्टी करने पर इस्तफसार किया, कल क्यों नहीं आई थी? मेम साहिबा, कुछ दिनों से बोझल सी थी, इसलिए मेरी सास डॉक्टर को दिखाने ले गई थी। रफीका ने शर्माते हुए कहा, ओह तो खुशखबरी है। रफीका ने अजबात में सर हिलाया। अच्छा बता, तेरी सास लड़का चाहती है या लड़की? मेम साहब, मेरी सास को जब से खुशखबरी का पता चला है वो तो दुआ कर रही हैं कि पहले पहल की लड़की हो। है ये क्या कह रही है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ ये सच है। मुझे भी हैरत हुई थी, लेकिन वो दीन से वाकिफ हैं। कहती हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों से बहुत मोहब्बत की है। आपसे पहले बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुरी रस्म पर रोक लगाई और बेटियों से प्यार मोहब्बत करने के लिए कहा। इसलिए पहली बेटी होगी तो हमारे घर में बरकत होगी। रिचा उस कम इल्म कम फहम औरत की बात से बहुत मुतासिर हुई। रिचा की सास, उसका शौहर तो तालीम याफ्ता थे, लेकिन उसके बावजूद 2 मरतबा उसका अबॉर्शन करवा दिया गया था। खुफिया तौर पर उसकी सोनोग्राफी करवाई जाती थी। अब वो फिर से हामला थी और उस डर से रोज गुजार रही थी कि अब क्या होगा। उसको कम इल्म रफीका के नसीब पर रश्क आने लगा।
वाह, बहुत खूब फरकंदा ज़मीर साहिबा। नाज़रीन व सामीन, अब वक्त है तबसरों का, लेकिन इससे पहले कि मैं जनाब सदर से दरख्वास्त करूं कि इस दौर में पेश किए गए अफसानचों पर हमें अपनी तासुरात से नवाजें, फिलहाल अराकीन से तबसरा सुन लेते हैं। अराकीन में से जो लोग तबसरा पेश करना चाहें उनका इस्तकबाल है। शुरा में से अगर कोई अपने तासुरात पेश करना चाहें तो आपका इस्तकबाल है, और अगर कोई नहीं आता तो ऑनलाइन प्रोग्राम का एक एक सेकंड कीमती होता है। मैं जनाब सदर की तरफ रुख करूंगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, जी, आपकी मोहब्बतों का, आपकी इज्जत अफजाई का। ये अभी आवाज आ रही है अभी जी, अभी एक ये अरकान में से कोई आया नहीं, इसलिए अब मैं जनाब सदर से दरख्वास्त करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं जनाब सदर से दरख्वास्त करूं, मैं जनाब रेहान कौसर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आज के हमारे ख़ास मेहमान और सदर तनवीर अहमद साहब के बारे में हमें कुछ और बताएं। जनाब रेहान कौसर साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब। दरअसल तनवीर अहमद तमापुरी साहब, मैं हमारे देखने वालों को बता दूं कि ये 25 सालों से जो है वो रियाद में जो है ये मुकीम पजीर है, और वहीं पर जो है आप जो है वहीं रहकर जो है अदब की, उर्दू की जो है खिदमत, खामोशी से खिदमत करते हैं। अगर उसकी एक बेहतरीन मिसाल पूछी जाए तो तनवीर अहमद तमापुरी साहब। तनवीर अहमद तमापुरी साहब से बात की जलन भी है मुझे। वो जलन इस बात की है कि लोग तरसते हैं कि उनकी तहरीर जो है, उनकी जो अंदाज लिखने का जो अंदाज है वो ऐसा हो, मुनफरिद हो, और सबसे अलग हो कि जिसे पढ़ते ही लोग पहचान जाए रेहान कौसर की तहरीर है, या ये अनवर मिर्जा की तहरीर है, या ये तनवीर अहमद तमापुरी की तहरीर है। तो ये मामले में जो है तनवीर अहमद तमापुरी साहब जो है बड़े ही खुश नसीब है कि इनकी तहरीर का कोई भी पैराग्राफ अगर मेरे सामने हो तो मैं पहचान सकता हूँ। हम जो है ये लिखने वाले जब तारों की तरह टिमटिमाना और ये सब जो लिखते हैं, लेकिन आप तनवीर साहब की तहरीरों में जब मिसालें जब देखते हैं तो वो इंटरनेट से भी आ सकती है, वो सोशल मीडिया से भी आ सकती है, वो ट्रैफिक की सिग्नल के बत्तियां जो होती है उसको भी वो मिसाल के तौर पे पेश कर सकते हैं। वो एयरपोर्ट में जलने वाली लाइट है, वो मील से निकलने वाली जो अलार्म है, ये वो ट्रेन की जो सीटी है, वो जो ट्रेन की गड़गड़ाहट है। तो तनवीर अहमद तमापुरी साहब का जो जलन है मेरी उनसे, इस बात की जलन है कि उन्होंने अपनी एक शनाख्त बना ली है, और ये अच्छे आज के हमारे जो हम असर अफसाना निगार हैं उन्हें भी ये एजाज हासिल नहीं, और ये यूं ही नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तनवीर अहमद तमापुरी साहब का जब मैं पहला अफसाना पढ़ा पहले लॉकडाउन में, तो मुझे वो पढ़ते हुए बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये क्या है। मतलब वो एक एक लफ्ज में, एक एक उसमें ऐसा जादू था। मैं तो पढ़ता रह गया। उस वक्त मैं नया था बज़्म अफसाना में, तो मैंने तो बहरहाल तबसरा नहीं किया। उसके बाद दूसरा अफसाना पढ़ा, उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये तो भाई तनवीर अहमद तमापुरी साहब का जो है अंदाज जो है वो वाकई में इतना अलग है कि आप जो है, मैं बता दूं, मैं जो हमारे देखने वाले जो तनवीर अहमद तमापुरी साहब को नहीं पढ़े हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो पढ़ें। उसी तरीके से बेग ऐसा साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, तनवीर साहब का एक अफसाना वायरस जो है वो ग्रुप पर लगा, और रात को कमेंट आया बेग ऐसा साहब का,
اور وہ کمنٹ میں بے ساختگی سے جو ہے اس قدر تعریف کی گئی تھی، تو میں پڑھنے پر مجبور ہوا۔ واقعے میں جو 21ویں صدی کے جو شاہکار افسانے ہیں اس میں تنویر احمد تمامپوری صاحب کا جو وائرس ہے وہ EVM مشین کو، اور جو ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے وہ وہاں سے بیٹھ کر، اتنی دور سے بیٹھ کر جو ہے انہوں نے دیکھا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں وائرس اگر جو پھر بعد میں بیگ ایسا صاحب نے اسے اپنے سبرس میں جو ہے اس کو شامل کیا، اس کی اشاعت کی، خوب پذیرائی کی، اور واقعی میں اس کے بعد سے بھی تنویر احمد تمامپوری صاحب کے بہت سارے افسانے میں نے پڑھا، اور واقعی میں ان کا ایک الگ انداز ہے اور یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو تنویر احمد تمامپوری صاحب نے بہت محنت کی ہے، واقعی میں ان کی تحریروں میں ایک الگ ہی لطف آتا ہے۔ تو بہرحال تنویر احمد تمامپوری صاحب جب یہاں ہندوستان، مجھے خبر ملی کہ ہندوستان آنے والے ہیں، تو میں تو آف لائن پروگرام کے مطلب اس میں کوشش میں تھا کہ کامٹی میں جو ہے دراصل میں نے کوشش کر رہے کہ مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی کا پروگرام جو ہے یہاں پر طے ہے، انشاءاللہ وہ ان قریب ہونے والا ہے، تو میں کوشش کر رہا تھا کہ اس پروگرام میں تنویر احمد تمامپوری صاحب کو بلایا جائے۔ تو بہرحال وہ جب یہاں انڈیا میں آئے تو میں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے جو ہے رضامندی دی، اور جو ہے آج ہمارے اس پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، تو پہلے تو میں ہمارے صدر جو ہے تنویر احمد تمامپوری صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بس مجھے یہی کہنا تھا کہ اصل میں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ 21ویں صدی کا افسانہ نگار ہمارے ساتھ ہے، اور 21ویں صدی کے شاہکار افسانوں میں وہ ضرور، میری پوری امید ہے کہ تنویر احمد تمامپوری کے کئی افسانے شامل ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ریحان کوثر صاحب، آپ نے تنویر احمد صاحب کے بارے میں ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں جو یقیناً ہمارے کام بھی آئیں گی۔ اب میں جناب صدر سے درخواست کرتا ہوں کہ اس راؤنڈ میں پیش ہونے والے افسانچوں پر اپنے تاثرات سے ہمیں نوازیں۔ جناب صدر۔ محترم تنویر احمد صاحب۔ بہت شکریہ جناب محمد علی صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کی عزت افزائی کا۔ آواز آ رہی محترم؟ جی جی بالکل جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں مشکور ہوں منتظمین کا ایک بہت ہی شاندار، پروقار اور خوبصورت محفل سجانے کے لیے، اس شاندار اور کامیاب محفل کی صدارت عطا فرمانے کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ریحان صاحب کا، اس لیے بھی کہ انہوں نے بڑا تفصیل سے میرے اللہ کی طرف سے ودیت کردہ کچھ اس پہ انہوں نے روشنی ڈالا۔ افسانے لکھنے کی جو میری چھوٹی سی کوشش ہے اس پر انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھے سے تبصرہ کیا۔ شاید میں اپنے آپ کو اس زمرے میں نہیں سمجھتا جہاں مجھے ریحان کوثر صاحب کی عنایت پہنچا رہی ہے۔ بہرحال میں بہت مشکور ہوں جناب کا کہ انہوں نے میرا تعارف اتنے بہترین ڈھنگ سے، شاید میں خود بھی، مجھے پوری چھوٹ بھی دی جاتی تو بھی نہ کر پاتا۔ میں بہت مشکور ہوں جناب ریحان کوثر صاحب کا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس محفل کے مختصر حضرات کو، بالخصوص کنوینر جناب ریحان کوثر صاحب، جناب انور مرزا صاحب، اور ان کی اردو دوستی کے لیے، ان کی اردو سے محبت کے لیے، بالخصوص افسانچوں کی آبیاری کے لیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آج کے 3 فنکاروں کو کہ انہیں اس قدر شاندار بینر ملا، اپنے فن کی نشریات اور ترویج کے لیے اس فلم کا ایک بیش قیمت اسٹیج ملا، اور انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اپنے فن اور افسانوں سے ہم سب کا دل موہ لیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آج کے جلسے میں شریک تمام سامعین کا، جن میں بہت سارے نام تو میرے شناسا بھی ہیں۔ جناب نثار انجم صاحب کو میں بہت دنوں سے جانتا ہوں، وہ بڑے بہترین انسان کے ساتھ ساتھ بہت شاندار مبصر بھی ہیں، میرے افسانوں پر بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ بہرحال ان کے خلوص اور اردو دوستی کا، ان کے ذوق شوق اور اس پروگرام کو سننے اور دیکھنے کے لیے جو ہمارے ساتھ تمام شرکا ہیں، شروع سے آخر تک بنے رہنے کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔
अब आते हैं आज की इस महफिल की असल पर, अफसानचों पर। हालांकि मैं अपने आप को इतना लायक तो नहीं समझता, बहरहाल ये आपकी आप तमाम की जरा नवाजी है। चलते हैं अफसाना आज के अफसान के ऊपर। अफसानचा दरअसल किस्सा गोई का ही एक नया सलूक है और किस्सा गोई इंसानी तहजीब का कदीम तरीन फन। ये कदीम तरीन फन होने के साथ साथ कायनात का एक कलीदी रुकन भी रहा है। बिलखुसूस उर्दू में किस्सा गोई की एक गाड़ी अलिफ लैला नामी स्टेशन से जो चली तो नावेल से होते हुए अफसाना और आखिर में आज के अफसानचे तक पहुंची। बिल्कुल क्रिकेट की तरह जो 5 रोजा टेस्ट मैच से होते हुए 6 रोजा फिर वनडे और 2020 तक पहुंच गया। फास्ट फूड के इस मसरूफ तरीन दौर में इंसान को तफरीह भी बहुत मुख्तसर लेकिन फैसला कुन चाहिए, और इस मियार पर पूरा उतरता है आज का अफसानचा। अफसानचा वैसे हकीकतन आज की पैदावार नहीं है, ये किसी न किसी शक्ल में पहले भी मौजूद थे। उर्दू में खासकर मंटू और बेदी को इसके जद अमजद कहा जा सकता है। मुबश्शिर अली जैदी ने इसे पाला पोसा बड़ा किया और दूसरी जबानों के मसलन खलील जिब्रान जैसों के दिल मुकाबिल खड़ा किया। कुल हिंद अफसाना निगार फोरम और अल्फाज हिंद के इस स्टेज पर आज जिन 3 अफसाना निगारों ने अपने अफसानचे पेश किए वो दरअसल मंटू और बेदी की जलाई हुई इस मशल को लेकर यहाँ इस स्टेज तक न सिर्फ पहुंच गए हैं बल्कि इसमें कुछ इम्तियाजी तमगे भी सजा गए। क्रिमिनल माइंड जनाब नजीब पाशा साहब का अफसानचा अपने नानी की तरह क्रिमिनल माइंड मुझे लगा। अफसानचे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें आपके पास ज्यादा अल्फाज नहीं होते, ना जगह होती है। जुजियात निगारी और मंजर निगारी एक अयाशी समझी जाती है, मगर इसी कमजोरी को अफसाना निगार जनाब नजीब पाशा साहब ने यहाँ अपनी ताकत बनाया। कम से कम अल्फाज में बहुत खूबसूरती से अपना मंशा बयान किया है। क्रिमिनल माइंड में किरदार साजी बड़ी जानदार है। कहानी का थीम कम अल्फाज में बेहतरीन ढंग से समझा गए हैं। फौज का अफसर पहले होता है, बाकी सब कुछ बाद में, जो हर वक्त मुल्क कम की ड्यूटी बजाने में मशगूल ही रहता है, और ये जनाब नजीब पाशा हमें बेहतर तौर पर समझा चुके हैं। ये एक अच्छा और आज के हालात में जरूरी पैगाम था जो सारीन और सामाइन कराम तक अपने असल में पहुंच चुका है, जिसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। जनाब नजीब पाशा साहब, आपको आपके अफसानचे क्रिमिनल माइंड के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा अफसाना डॉक्टर शेख ताहिरा साहबा का था। इस अफसाने में आजकल की कौमी सियासत का बहुत शानदार नक्शा खींचा गया। अफसानचा क्या है? सब कुछ तो है उसमें, प्लॉट है, असलूब है, जबान बयान है, तर्ज निगारिश है, छोटे से कैनवस में बहुत बड़ी तस्वीर, एक तंज का तीर भी है, अर्जुन की कमान से मछली की आंख तक के सफर का शाखसाना भी है। मियाँ बीवी के बीच के एक छोटे से मुकालमे को अपने अफसानचे का मितन बनाना और निहायत मुस्तासिर कुन अंदाज में आजकल की सियासत के साथ जोड़ना और उनकी हालात बयान करना, ये आज के मोहतरमा डॉक्टर शेख ताहिरा साहबा का एक कारनामा है। आजकल की सियासत, उसकी नापायदारी और उससे जुड़े लोगों की लालच और हवस की लैब रिपोर्ट तैयार कर दी है, जो वाकई काबिल दाद है और मुबारकबाद की मुतकाबिल है। मोहतरमा डॉक्टर शेख ताहिरा साहबा, आपको आपके अफसानचे के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। तीसरा अफसानचा मोहतरमा फरखंदा जमीर साहबा का हमने सुना। रश्क अपने पैगाम और मौजू की तरसील से पूरी तरह से इंसाफ करता हुआ एक इस्लाही अफसानचा लगा। मुंसनिफा फरखंदा जमीर साहबा का ये मज़कूरा अफसानचा अपने तकलीफ की असल रूप तक न सिर्फ पहुंच चुका है बल्कि कारी को लम्हे फिक्र देने में भी कामयाब रहा। वेनु सुकूर का पैगाम भी बिल्कुल साफ उजागर है और वाकई सराहे जाने के लायक है। अहम बात यह है कि इस तरह के मौज़ूआत पर लिखना और खास करके अफसानचे लिखना बड़ा बहादुरी का काम है, क्योंकि इस तरह के इस्लाही अफसाने या अफसानचे जरा में अपनी हद से निकलकर अक़वाल ज़बीन का मजमुआ बन जाते हैं। मज़कूर अफसाना भी कहीं कहीं उसी तरह झलकता हुआ नजर आया, लेकिन रश्क पर मैं जनाब मोहतरमा फरखंदा जमीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और आखिर में बहुत ही तासुफाना लहजे में जनाब मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब, आज के नाज़िम से
रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे नाम के साथ तमापुरी नहीं है बल्कि तिमापुरी है। तिमापुर मेरे छोटे से मौजे का नाम है और हम लोग बड़े फख्र से अपने मौजे का नाम अपने नाम के साथ लगाते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब रेहान कौसर साहब। आज के इस पहले सेगमेंट पर जो कुछ भी मैं कह सकता था उसको मैंने कह दिया और ये हिम्मत जुटा करके मैंने कह दी। बाकी अब माइक में जनाब मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब के हवाले करता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब तनवीर अहमद साहब तिमापुरी। इसके साथ ही हमारा पहला राउंड तमाम होता है। आइए दूसरे राउंड का आगाज करते हैं और अब वक्त ज़ाया के बगैर मैं जनाब मोहम्मद नजीब पाशा साहब को आवाज दूंगा कि अपना दूसरा अफसानचा सुनाए। जनाब नजीब पाशा साहब। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। मेरे इस अफसानचे का उन्वान डिजिटल बॉय है। डिजिटल बॉय। जी, अफसानचा यूं शुरू होता है। रिजवानुर रहमान साहब का शुमार मुल्क के नामवर साइंसदानों में होता है। निहायत ही शरीफ, नेक और मिलनिसार किस्म के इंसान हैं। वो अपनी बीवी साजिया और बेटी अदीबा के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे कि एक दिन अचानक साजिया की तबीयत खराब हुई और वो एक ऐसे सफर पर रवाना हो गई जहां से कोई वापस नहीं आता है। रिजवानुर रहमान साहब बीवी की मौत से बहुत गमगीन हो गए और उन्हें अपनी बेटी अदीबा की परवरिश और देखभाल की फिक्र सताने लगी। एक रोज दरवाजे पर लगी काल बेल की घंटी बजी तो अदीबा ने दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम। रिजवानुर रहमान साहब ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, अब्बू ये कौन है? अदीबा ने ताज्जुब से अब्बू के साथ आए हुए लड़के को देखते हुए कहा। ये मेरे दोस्त का बेटा सुफियान है। मैं इसे प्यार से डिजिटल बॉय कहता हूं। रिजवान साहब मुस्कुराते हुए बोले। जी अब्बू, समझ गई, जिस तरह आप मुझे प्यार से मैसेज गर्ल कहते हैं ना, अदीबा ने कहा। हाँ, बिल्कुल ठीक समझी। रिजवान साहब मुस्कुरा पड़े। लॉकडाउन की वजह से स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, लिहाजा ये आज से तुम्हारे साथ ही घर में रहेगा और तुम दोनों आराम से घर में खेल भी सकते हो और ऑनलाइन पढ़ाई भी हो जाएगी, क्योंकि ये भी 8वीं जमात का तालिब इल्म है। रिजवान साहब ने तफसील से कहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अदीबा खुश होते हुए बोली। जी बाजी, मुझे भी आपकी मदद करने में खुशी होगी, सुफियान मुस्कुराते हुए बोला। क्या आप अपने भाई के लिए कुछ नाश्ता लेकर नहीं आएंगी? रिजवान साहब बोले। जी अब्बू, अभी लाई। ये कहते हुए अदीबा बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। ये लो सुफियान, इसे खाओ। रिजवान साहब ने अपनी जेब से निकालकर सुफियान को कुछ देते हुए कहा। जी अंकल। सुफियान मुस्कुराते हुए उस चीज को रिजवान साहब से लेकर च्युइंगम की तरह चबाने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में तब्दील होने लगे। रिजवान साहब को भी यह इत्मीनान हो गया कि इनकी बेटी अदीबा सुफियान के साथ खुश है। एक दिन रिजवान साहब जब अपने काम पर गए हुए थे और अदीबा बावर्ची खाने में कुछ बना रही थी कि पता नहीं कैसे उसके दुपट्टे में आग लग गई और वो जोर जोर से सुफियान को आवाज देने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सुफियान अदीबा की आवाज सुनकर बावर्ची खाने की तरफ दौड़ा और वहां का मंजर देखकर ठटक कर रह गया। अदीबा मुसलसल बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, लेकिन सुफियान दरवाजे के सामने खड़ा हैरत से अदीबा को जलता हुआ दिखता रह गया। न इसके हाथ हिले, न होंठ और न ही आंखों से आंसू गिरे, क्योंकि वो एक रोबोट था
जिसकी च्युइंगम की तासीर खत्म हो गई थी। शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत वाकई डिजिटल बॉय था। अभी अभी महफिल में मोहतरम रौनक जमाल साहब तशरीफ लाए हैं, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, और प्रोग्राम शुरू होने के बाद जितने लोग महफिल में शामिल हुए हैं, मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ मोहतरमा शेख ताहिरा अब्दुल शकूर साहिबा को। मेरा अपना आज का अफसानचा सुनाएं। मेरा आज का दूसरा अफसानचे का उन्वान है पजल। अशफाक किसी गलत फहमी के तहत जेल में 10 सालों से सजा काट रहा था। वो खुद अपने जुर्म से बेखबर था। अच्छा भला अपने दोस्तों के साथ एक आम से होटल में कॉफी पी रहा था कि अचानक पुलिस ने घेर लिया। क्या क्या इल्जाम आयद हुए वो बुत बना सुनता रहा। वो रात की तन्हाई में अपने नाकर्दा गुनाहों की माफी मांगता रहता, अपने रब से इल्तिजा करता कि उसके जैसी मुसीबत में कोई बेगुनाह कभी न पड़े। नौजवानी की उम्र कब पुख्तगी की तरफ बढ़ी वो जान भी न सका। 12 साल के बाद जब बाइज्जत तौर पर बरी होकर घर लौटा तो वालिदैन के चेहरों को पढ़कर और मासूम 5 साला बेटे को जवान देखकर वक्त गुजरने का एहसास शिद्दत से हुआ। बूढ़े बाप ने सीने से लगाते हुए कहा, मुझे कांधा देने के लिए मेरा बेटा आ गया। बाप के अल्फाज किसी तीर की तरह सीने में पेवस्त हुए। बड़े भाई ने गले लगाते हुए कहा, मैं मना करता था कि कॉलेज के प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर तकरीरें न की जा। कितने लड़के होटल में बैठे थे, उनमें से तुझे और विकास को इधर लिया गया। वो हैरत से उनका मुंह तकने लगा। जिस पजल को वो 12 सालों में हल न कर सका वो अब हल हो गया था। खत्म। शुक्रिया। इस अफसानचे के उन्वान को तब्दील करने में मोहतरम रेहान साहब ने मुझे एडवाइस किया था, उनका शुक्रिया। और आपने इस प्रोग्राम में बुलाया और अफसानचे पढ़ने की दावत दी, उसके लिए प्रोग्राम के रूह रवा अनवर मिर्ज़ा साहब, रेहान कौसर साहब और नाज़िर मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब और सदर साहब तनवीर अहमद साहब, आप सबके मैं मशकूर हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा शेख ताहिरा अब्दुल शकूर साहिबा। अब मैं आवाज़ दूंगा मोहतरमा फरखंदा ज़मीर साहिबा को। अपना दूसरा अफसानचा सुनाएं। मेरे अफसाने का उन्वान है तुलुए सुबह। शहर सुमीत के इश्क में गिरफ्तार अपने वालिदैन की इज्जत और खुशियों को नजरअंदाज कर सुबह अपने महबूब के हमरा नई राह गुजर पर गामजन होने के लिए बेताब मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब सजाए नींद की वादियों में डूब गई। सुबह सादिक में वो उठ गई फरार होने के लिए। अचानक आजान की ईमान अफरोज आवाज ने उसके कदम मुतजलजल करने लगी। अरे ये सूरज कहाँ से तुलू हुआ? आज मेरी सहर तुलुए सुबह उठ गई। दादी जान ने उसकी पेशानी चूमे। दादी मैंने सोचा आज मैं भी फजर की नमाज अदा करूं। वो भूल गई थी कि दादी को नींद बहुत कम आती है। अरे मेरी बच्ची, फजर की नमाज पढ़ने से इंसान का दिल मुनव्वर होता है, अल्लाह की हिमायत तो मदद हासिल होती है, नमाज सही रास्ते पर चलने की हिदायत देती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। जब जागो तब सवेरा। सहर को लामुहाला नमाज पढ़नी पड़ी। जैसे ही वो अपने मालिक के हकीकी के सामने सरवा सुजूद हुई, दिलो दिमाग से तारीकी के पर्दे हटने लगे। वो क्या करने जा रही थी? अपनी और अपने वालिदैन की खुशियों का सौदा करने चली थी। या अल्लाह, वो जैसे ख्वाब गफलत से बेदार हो गई। अचानक उसके सेल पर सहेली का मैसेज देखकर चौंक गई। लड़कियों को जिस्म के बाजार में फरोख्त करने वाले बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश। उसकी नजर एक चेहरे पर जम गई। जिस्म पूरा पसीने से शराबोर हो गया। उसका दम घुटने लगा। उसने कमरे की खिड़की के पर्दे सरकाए। शीशे से धुंध साफ की। सामने का मंजर बहुत दिलफरेब था। नसीमे सहर झूम झूम कर तारीकी को अलविदा कह रही थी। खत्म शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा फरखंदा ज़मीर साहिबा।
اب تبصروں کا دور ہے اور حسب سابق شرکا کو عام دعوت ہے، اگر شرکا میں سے کوئی کسی افسانچے پر تبصرہ کرنا چاہیں تو آپ کا استقبال ہے۔ نثار اب انجم میں صاحب بہت اچھا تبصرہ کرتے ہیں، میں ان جی سے میں بھی سوچ رہا تھا کہ آواز دوں جی نثار انجم صاحب۔ جی متفق اس بات سے، نثار انجم صاحب کے تبصرے واقعی کسی بھی قوم کے اور ان کی جان ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ نجیب پاشا صاحب کا افسانچہ ڈیجیٹل بوائے بہت شاندار افسانچہ تھا۔ اگر آخری میں وہ پنچ لائن چھپا لیا جاتا کہ وہ ڈیجیٹل بوائے تھا، بہت ہی شاندار ہوتا، قارئین پر چھوڑ دیا جاتا یا افسانچے میں آخر میں ہوا کیا۔ فرخندہ جمیل صاحبہ کا افسانچہ بہت شاندار رہا، خاص کر کے آخری پنچ لائن میں کھڑکی کے پردے ہٹا کر کے نمود شہر کو دیکھنا اور ایک بہت بڑے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ اس کہانی کا مورال تھا۔ شکریہ۔ شکریہ نثار انجم صاحب۔ اب میں وقت ضائع کیے بغیر آج کے صدر جناب تنویر احمد صاحب تیما پوری سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے تاثرات سے ملوا سکیں۔ جناب صدر۔ جی بہت شکریہ جناب محمد علی صدیقی صاحب۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں میں خوش آمدید کہتا ہوں تمام شرکا کو، جناب محمد علی صدیق صاحب، جناب ریحان کوثر صاحب، جناب انور مرزا صاحب، محمد نجیب پاشا صاحب، محترمہ فرخندہ جمیل صاحبہ، ڈاکٹر شیخ طاہر عبدالشکور صاحب اور محترم رونق جمال صاحب، السلام علیکم۔ پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر میں سیدھے افسانچوں کی طرف آؤں گا اور اپنی بساط بھر انہیں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ محترم نجیب پاشا صاحب کے افسانے کی طرف آئیں تو نجیب صاحب کے دوسرے افسانے اور دوسرا افسانہ پہلے افسانے کی طرح زور اثر لگا۔ ایک دو چیز اور بھی ہیں جن کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا، اور وہ یہ کہ اس افسانچے کے مرکزی کردار کا نام بھی کرمنل مائنڈ کی طرح ہی رضوان تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ یا تو جناب کو رضوان نام بہت پسند ہے یا ابن صدی کی طرح اپنی تخلیقات میں ایک پرماننٹ کردار بنانے پر یقین رکھتے ہیں۔ بہرحال ہر دو صورتیں سراہنی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اردو میں سائنس اور کھیلوں کے موضوعات پر فکشن کا ہاتھ ہمیشہ سے تنگ رہا ہے، اور افسانچے تو ہیں ہی نہیں سن، لیکن نجیب پاشا صاحب کو میں سائنس پر تبادلے کے لیے الگ سے مبارکباد دیتا ہوں اور نئے موضوعات کو برتنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویسے سائنس اور کھیل کوئی آسان سبجیکٹ نہیں ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کی خوبیاں ہی غلط برتاؤ سے خامیاں بن جاتی ہیں۔ کیونکہ افسانچے کا کینوس بہت مختصر ہوتا ہے، جزیات نگاری، منظر نگاری اور طویل مکالموں کی گنجائش ناک کے برابر ہوتی ہے۔ تو میری ناقص رائے یہ ہے کہ نجیب صاحب کچھ کٹکی چھٹکی کر دیتے، کچھ مکالمے مختصر کر دے تو افسانچہ زیادہ کمپیکٹ ہوتا ہے اور شاہکار بن جاتا ہے۔ سائنس فکشن کی زبردست پہل پر ڈھیروں مبارکباد بنتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نجیب صاحب سے گزارش ہے کہ اس طرح کے اور بھی افسانے لکھیں۔ آخر میں اس کی پنچ لائن کی بات کرتے ہیں۔ اس افسانے کی پنچ لائن اس کا ایپی سینٹر ہے اور بہت بہترین اور ایٹریکٹو ہے، جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ اب میرے اس افسانے کی چنگم ختم ہو رہی ہے، لہٰذا میں دوسری طرف چلتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ترتیب ڈاکٹر شیخ طاہرہ عبدالشکور صاحبہ کے بارے میں بات کروں، میں طلوع صبح محترمہ فرخندہ جمیل صاحبہ کے افسانے پر کچھ
कहना चाहूँगा। मैंने और भी मोहतरमा फरखुंदा ज़मीर साहबा के मैंने और भी अफसाने पढ़े हैं। इनकी बेशतर तहरीरी निसाई अदब का एक अच्छा नमूना होती है। उनकी मौज़ूआत और ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं माशरती बिलखुसूस ख़वातीन से मुताल्लिक़ मवाद ज़्यादा होता है। ज़ेरे नज़र अफसाना इसी की एक अच्छी मिसाल है। तुलुए सुबह का मौजू एक आम सा मौजू है जिसे खास ढंग से पेश करने की कामयाब कोशिश मोहतरमा फरखुंदा ज़मीर साहबा ने की है। एक लड़की का किस्सा है जो अपनी हदें जानती है, जो समाज की हदों का भी एहसास है, अखलाकी जिम्मेदारियों का पास भी है, किरदार की बुलंदी, ऊंच नीच और बेरहरावी को भी समझती है। फिर प्यार का चक्कर, फिर प्यार के आगे अपने इक़्तिदार की कुर्बानी, फिर अजान की आवाज़ से कहानी में ट्विस्ट, दादी के किरदार ने इसकी दोबारा किरदार साजी की। सब कुछ अच्छा था, मौजूद ट्रीटमेंट, इसकी तफसील में मोहतरमा को इस अफसानचे के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा। आखिर में मैं मोहतरमा फरखुंदा ज़मीर साहबा से कहूँगा कि कुछ सहरकारी होती, कुछ फसूकारी होती तो ये अफसानचे में चार चांद लग जाते हैं। सीधे साफ और सपाट बयानिया में फिर भी अफसाना मुतासिरकुन था। मैं आपको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा नाकर्दा गुनाह यानी पजल। दक्तोरा बार बार मैं मुझसे दक्तोरा ही कर रहा, चूँकि मैं खलीज में हॉस्पिटल से ही मुंसलिक हूँ और वहाँ लेडी डॉक्टर को दक्तोरा कहते हैं, तो वो मेरे ज़बान पे चल चुका है। इसके लिए डॉक्टर शेख ताहिरा अब्दुल शुक्र साहबा, मैं भी एक दो बार आपको दक्तोरा कह गया हूँ। बहरहाल आपकी मैं पहली बार यहीं इस वज़न के तवस्सुत से आपको जाना है। पहली बार आपके अफसाने पढ़े हैं, दोनों में मुतासिर कर गई, दोनों में आप मुतासिर कर गई। खासकर फजल एक अच्छा अफसाना है, इसमें सब कुछ है, कहानी भी है, प्लॉट भी है, एहसासात हैं। नाकर्दा गुनाहों की सजा मुझे समझ में आई, जेल जाने का कर्ब और छूटने की निशात आफरी भी इसमें नजर आई। अपनों के गम और उनकी खुशियां भी हैं। और आप इतने छोटे से कैनवस पर आपने इतने सारे तस्वीर, इतने सारे रंग भरे, जो मुझे आप ही का कमाल लगी। और आखिर में आज के मुल्की निज़ाम और तासुबी समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी आपने जड़ दिया। सबसे बढ़कर इसमें मुझे अफसानचा नजर आया, इसके सारे लवाजमात नजर आए, मुख्तसर मगर मुतासिर जैसे अफसानचों की मांग करती है। इसमें सब कुछ था, जबान, बयान, ट्रीटमेंट, मुख्तसर और कम्पैक्ट, आखिर तक एक सस्पेंस को पाल भी रहा था, लास्ट में एक ट्विस्ट और पंचलाइन। इसकी एक और खूबी ये भी है कि आज की डिमांड है अफसाना या अफसानचा वही कामयाब होता है जो अपने वक्त की नब्ज पर हाथ रखे, मौजूदा मसाइल की बात करे, उनका हल पेश करने की कोशिश करे। जनाब मोहतरमा डॉक्टर शेख ताहिरा अब्दुल शुक्र साहब का अफसानचा पजल इन तमाम तस्वीरों पर पूरा उतरता हुआ नजर आया। इस अफसानचे को सुनते हुए मुझे पुरानी फिल्म का एक सीन याद आया। उस फिल्म का नाम तो याद नहीं, मगर सीन कुछ इस तरह का था। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की अहम तरीन मशीन खराब हो जाती है, जो बदकिस्मती से जर्मनी से दरामद शुदा थी, और इसके लिए मैकेनिक या इंजीनियर को बुलाने के लिए भी जर्मनी से रब्ता करना पड़ता था, जो न सिर्फ बहुत महंगा था बल्कि ज्यादा वक्त तलब और दिक्कत तलब भी था। इत्तेफाक की बात यह भी थी कि इसमें एक मैकेनिकल इंजीनियर नौकरी के लिए उसी की ऑफिस में उस वक्त बैठा हुआ था, उसी के सामने ये मामला डिस्कस हो रहा था। तब खुद ही उस इंजीनियर ने, जो मस्कुरा फिल्म का हीरो भी था, अपनी खिदमत पेश की और इस मशीन को ठीक भी कर दी। उसने फैक्ट्री के मालिक से मेहनताने के एवज 10 लाख रुपए की मांग कर दी। मालिक परेशान हुआ और पूछा, एक हथौड़ा मारने के 10 लाख रुपए? तब हीरो ने कहा, नहीं, एक हथौड़ा मारने की कीमत नहीं, बल्कि सही जगह पर मारने की कीमत। और यही फेल यानी सही जगह हथौड़ा मारने का अमल ही अफसानचा ठहरा। और यहाँ पेश हुए सारे अफसानचे सही जगह पर पड़ने वाले हथौड़ी ही लगे। आखिर में एक 2 सत्रीय अफसानचा मैं सादत हुस्न मंजूर से मुस्तार लेकर यहाँ पेश करना चाहूँगा, ताकि समझ रहे और सही अफसानचे की जमीन का अंदाजा मिले, जिसका उन्वान है दावत अमल। ये 2 सत्रीय अफसानचा कुछ इस तरह है। आग लगी तो सारा मोहल्ला जल गया, सिर्फ एक दुकान बच गई जिसकी पेशानी पर एक बोर्ड आवेदन था, यहाँ इमारत साजी का जुमला सामान मिलता है। मंटू के मस्कूरा अफसानचे के साथ में अपनी जगह लेते हुए तमाम मुख्तदर हज़रात, मुंतज़िमीन, शिरका, रेहान कौसर साहब और अनवर रज़ा साहब, सिद्दीकी साहब, सबका फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। शाद रहना। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम तनवीर अहमद साहब। अब मैं
अदब व एहतराम के साथ। जी हाँ सिद्दीकी हाँ साहब, ये रेहान साहब। हमारे फेसबुक पर काफी लोगों ने जो है वो जी देखा है और कुछ लोगों ने तासुरात भी पेश किए, तो उनका नाम मैं जल्दी से लेना चाहता हूँ। जी जी खान नवीदुल हक साहब जो है बाल भारती के स्पेशल ऑफिसर, वो हमेशा हमारा प्रोग्राम देखते हैं और बहुत जो है हमेशा जो है वो उसकी बहुत पजराई करते हैं। तो खान नवीदुल हक साहब का शुक्रिया। अगर शमीम साहब भी जो है हमारे साथ जो है फेसबुक पर जुड़े हैं और उन्होंने अपने तासुरात कमेंट के जरिए पेश किए हैं और हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उस तरीके से शमशीर अली शोला साहब जो है ये भी फेसबुक पर जो है उन्होंने अपने तासुरात पेश किए हैं, अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। तो ये इन तीनों साहिबान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और तनवीर साहब से मैं बस मतलब शुक्रिया से पहले, अनवर मिर्जा साहब के पहले मैं तनवीर साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग तो यहाँ पर आज भी सरगर्मियाँ जो है वो अपने तौर पे करते रहते हैं, तो थोड़ा सा मैं ये रियाज के ताल्लुक से जानना चाहता हूँ कि वहाँ किस तरीके से आप लोग जो है आज भी सरगर्मियाँ करते हैं, और दूसरा कि वहाँ से हिंदुस्तान आपको कैसा नजर आता है। तो अगर ये पूछा जाए कि भाई आपको ये दोनों सवाल का मैं जवाब चाहता हूँ, एक तो वहाँ के अदबी सरगर्मियों के ताल्लुक से थोड़ा सा रोशनी डालें, और दूसरा वहाँ से हिंदुस्तान कैसा नजर आता है इन पिछले 7 सालों में। जी बहुत तनवीर अहमद तमोपरी साहब। बहुत ही खूबसूरत सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल। दिलचस्प सवाल आपने किए हैं जनाब रेहान कसर साहब। आप दरसो तदरीस से वाबिस्ता है अगर मेरी मालूमात सही हैं तो, लेकिन आपके सवाल से लगता नहीं आप तो जर्नलिज्म का कोर्स कर चुके हैं, तो मुझे लगता है। बहरहाल आपकी दोनों सवाल का जवाब देने की मैं अपनी हिसाब से कोशिश करूंगा। एक तो मैं रियाद में हमारी 2 फर्म्स हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। एक का तो मैं बानी रुकन में से हूँ कि वो इदारे इस्लामी का रियाद चैप्टर है, जिसे हम IFC यानी इंडियन फ्रेंड्स सर्कल के नाम से चलाते हैं, जिसमें हर माह 2 नशिस्तें होती हैं, एक नसर की और एक नज्म की। जब से हमारा ये कोविड का मामला चला है तब से ऑनलाइन सारी नशिस्तें होती हैं। पहले हम लोग हर माह किसी न किसी जगह बैठ के दोनों को एक बार में किया करते थे, लेकिन जब से ये कोविड के ऑनलाइन नशर शुरू होगी, नशियात शुरू हुई, तो हमने दोनों को अलग अलग से पेश करना शुरू किया। रियाद में हो रहा है, काम हो रहा है। नज़म में पहले से मेरे ख्याल से 12-15 साल से चल रहा था, लेकिन ये अफसाने का मुझे कहने दें कि पिछले 5 से 6 साल से इस पर ज्यादा काम हो रहा है। जब से मैं वहाँ अफसानों की इस तंजीम से जुड़ गया तब 2-3-4 आदमी और भी नए बन चुके हैं जो पहले कभी शायर थे। मेरा एक क्या कहते हैं उसे किक मिली उनको, एक अपने आप को इस लाइन में स्टार्ट करने का मौका मिला। काफी अच्छे लिख भी रहे हैं जनाब ताहिर बिलाल साहब, जिनका ताल्लुक खुदरी से है। हैदराबाद के 2-3 साहब हैं, एक मुझे अगर सही से याद है तो जफरिया सुल्तान साहब इंशाइया टाइप के मज़ामीन लिखते हैं। एक मसीहुद्दीन दकनी साहब काफ़ी जगह छप भी चुके हैं, वो भी हमारे यहाँ लिखते हैं। और भी हैं बनारस के, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी क्या नाम है उसके, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारिग शुदा जनाब जिया साहब अच्छे अफसाने लिखते हैं, शायद तो वहाँ ही। तो वहाँ दोनों तरह का काम हो रहा है, शेर और नस्ल दोनों पे काम हो रहा है। और मैं इंशाल्लाह आप में से तमाम को कभी न कभी अपने उस फोरम से आप लोगों को मैसेज करने में मैं इंशाल्लाह आगे कोशिश करूंगा, बल्कि कर ही लूँगा। दूसरी बात जो आपने पूछा है, पहले कभी हिंदुस्तान वैसे बहुत अच्छा है, दुनिया के तमाम ममालिक में अगर मुआवजा किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान और खासकर शहर बम्बई दुनिया में कोई मुतबादिल है इन सब चीज़। चाहे कि आजकल दूर से जो पहले कभी हरा दिखता था, थोड़ा सा जाफरानी लगने लगा है, तभी भी इस जाफरानियत के बावजूद भी मुझे कह लेने दें कि वो 25 साल में आज भी मेरा देश बेहतर है, बेहतरीन है। और ये वक्तिया मसाइल हैं, हम मिल बांट कर उससे छुड़ा लेंगे जान, और इंशाल्लाह वो पहले जैसा ही होगा, बल्कि इंशाल्लाह। और ईवीएम का ये मसला ज्यादा दिन का नहीं है, ईवीएम का ये हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर हम जाएंगे, देखेंगे, आप भी देखना, वाकई हरा नजर आएगा इंशाल्लाह, जैसे राकेश जी ने देखा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत जवाब था, बहुत शुक्रिया।
वाकई में आपका जो वायरस अफसाना है वो मैं कभी भूल नहीं सकता। इस कदर का खूबसूरत, इतना जबरदस्त अफसाना है हर एतबार से जो है ना। तो बहुत शुक्रिया मेरे दोनों सवाल के जवाब के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तीन जगह से मिला है छापने का, एक तो आजकल, दूसरा पाकिस्तान का एक जरीदा छापा है जहाज को, और कब्रस डॉक्टर के साथ छापने का छापा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं अदब और एहतराम के साथ ज़हमत दूंगा अनवर मिर्जा साहब को हमें अपने तासुरात से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, और आज के महफिल के तमाम हाजरीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर पे हमारे तीनों अफसानचा निगार और हमारे सदर साहब जो बतौर खास सऊदी अरब में मुकीम है। हमारी गुजारिश पे उन्होंने सदारत की जिम्मेदारी कबूल की, हमें बहुत खुशी है। रेहान साहब ने बड़ी अच्छे सवालात करके उनसे बहुत कुछ नई बातें सामने आई, और मोहम्मद अली साहब ने भी लगता है निजामत से पहले काफी तैयारी कर रखी थी तिमापुरी साहब के बारे में, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें कुछ बताई। तो हाजरीन जरूर उससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, फरकंदा साहबा, ताहिरा साहिबा, नजीब साहब, और हमारे जो है मकबूल मुसन्निफ हमारे ग्रुप के निसार अंजुम का भी शुक्रिया, और नूरुल अमीन साहब का भी शुक्रिया, वो पता नहीं अभी मौजूद है या नहीं, और जावेद नियाल हशमी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये महफिल बर्खास्त करने से कबल या हमारे दरमियान नवाब साहब मौजूद है, नवाब रौनक जमाल साहब, तो अगर रौनक साहब कुछ दो जुमले कुछ कहना चाहे तो जरूर कहें। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब जी। बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम था, और ये सिलसिला जो आप और रेहान साहब ने शुरू किया है, बस दुआ है कि इसी तरह आगे ये चलता रहे। मैं थोड़ा फार्म से लौटते हुए ताखिर हो गई, मुझे तो देर से ज्वाइन कर पाया, लेकिन जितना भी मैंने अफसानचे सुने और सदर साहब की तकरीर सुनी और निसार साहब का मुख्तसर सा तबसरा सुना, बहुत अच्छा लगा। खास तौर पे सदर साहब ने जो हिंदुस्तान के बारे में बातें कही, हरा और जाफरानी, बड़ा मजा आ गया। और वहाँ सऊदी अरब में रहकर भी AVM पे उनकी बड़ी तगड़ी नजर है। जी, बहुत अच्छा लगा सुन के, और आइंदा भी इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहे, ऐसी दुआ है। और बिला ताखिर मैं आइंदा ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बड़ा अफसोस हुआ कि इतने अच्छे प्रोग्राम से मैं चंद मिनटों के लिए गैर हाजिर रहा। आपने कहने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रौनक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें उम्मीद है कि आप हमारे अगले प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। और तमाम सामाइन से मैं गुजारिश करूंगा, हाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हाजिर हूँ। और तिमापुरी साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा, हमारा जब भी प्रोग्राम अगला होगा मैं उन्हें इनविटेशन भेजूंगा, हमारे में आए, अपने ख्यालात का इज़हार करें। हम भी बहुत शुक्रगुजार हैं आपके अनवर मिर्जा साहब। ये सब आप ही की मेहनतों का नतीजा है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, और मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब बहुत अच्छी निजामत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से इनके अफसानचे लाजवाब होते हैं, ये कॉमर्स के उस्ताद रहे हैं, लेकिन उर्दू जबान पे इनको बड़ी कुदरत हासिल है। इसी तरीके से रौनक अंजुम साहब, निसार अंजुम साहब, रौनक जमाल साहब, ये सब हम लोगों के लिए एक काबिल तारीफ यह कहना चाहिए, हमारे लिए मशअल राह हैं। बिल्कुल जी, बेशक, शुक्रिया। तो जी सिद्दीकी साहब जी शुक्रिया। अब तो इसी के साथ ये नशस्त ये तमाम होती है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
रेहान कौसर साहब का खुसूसी शुक्रिया। जी बेशक, जी बेशक। बिल्कुल। हाँ बेशक, रेहान कौसर साहब का जी, खुशी, जी। अकबर बिरला साहब को भी खुशी शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया जनाब।